वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए सबक नंबर 1 के सभी MCQs की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 1 का नाम है गुजरा हुआ ज़माना और इस चैप्टर को लिखा है सर सैयद अहमद ख़ान ने। तो ये चैप्टर सर सैयद अहमद ख़ान के ज़रिए लिखा गया एक इंशाइया है। अब आप सोचेंगे कि इंशाइया किसे कहते हैं, तो इंशाइया भी मज़मून का एक प्रकार होता है, एक सिन्फ होता है। इसे भी पैराग्राफ में लिखा जाता है, मगर इसको पुरलुत्फ़ अंदाज में बयान किया जाता है। किसको? इंशाइया को। तो सबसे पहले यहाँ पर इंशाइया की डेफिनेशन है और इसके 4 ऑप्शन है। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। सवाल नंबर 1, ऐसी नसरी तहरीर जिसमें किसी ख़याल, किसी जज्बे या फिर किसी गैर अहम या अहम वाक़ये को या कैफियत को पुरलुत्फ़ अंदाज में पेश किया जाए तो उसको इंशाइया कहते हैं। तो इंशाइया पर टिक कर देंगे। समझ में आया कि इंशाइया किसे कहते हैं? कि किसी भी ख़याल, किसी भी गैर या अहम वाक़ये को या फिर कैफियत को पुरलुत्फ़ अंदाज में बयान करना इंशाइया कहलाता है। सवाल नंबर 2, इंशाइया को लिखने की पहली शर्त क्या है? 4 ऑप्शन है। ज़हनी तरंग और फ़िक्र अंगेज़ ख़याल होना चाहिए इंशाइया लिखने के लिए, या फिर शगुफ्तगी और ख़याल आफरीनी होनी चाहिए, आज़ाद ख़याली और ख़याल आफरीनी होनी चाहिए, या फिर पुरलुत्फ़ अंदाज और शगुफ्तगी होनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि इंशाइया को लिखने की पहली शर्त है शगुफ्तगी और ख़याल आफरीनी। सवाल नंबर 3, इंशाइया का बुनियादी वस्फ़ क्या है? यानी कि इंशाइया के लिए बुनियादी क्या चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है? तो सबसे पहला ऑप्शन है मज़ा, शगुफ्तगी, ख़याल आफरीनी या फिर पुरलुत्फ़ अंदाज। तो इंशाइया के लिए सबसे बुनियादी चीज़ क्या है? मज़ा है। सवाल नंबर 4, इंशाइया के ताल्लुक़ से कहा जाता है कि इसमें हिकमत और हिमा और डेश, मकसदियत और डेश इस तरह घुल मिल जाते हैं कि इन्हें आपस में अलग करना नामुमकिन है। यानी कि इंशाइया के ताल्लुक़ से क्या कहा गया है कि ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जो कि आपस में इस तरह से मिल जाती हैं जिन्हें आपस में अलग करना नामुमकिन है, जो कि इंशाइया में हर हाल में पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है मिज़ा और शगुफ्तगी, हिमाकत और बेमकसदियत, जज्बा और ख़याल आफरीनी, अदबी मज़ा। तो इंशाइया के ताल्लुक़ से 2 चीज़ें हैं जो कि है हिमाकत और बेमकसदियत। इस तरह से हिकमत और हिमाकत, मकसदियत और बेमकसदियत इस तरह से मिल जाते हैं कि इन्हें आपस में एक दूसरे से अलग करना नामुमकिन है। सवाल नंबर 5, इब्तिदा यानी कि शुरुआत में इंशाइया को डेश की एक किस्म समझा जाता था। तो शुरुआत में इंशाइया को मज़मून की एक सिन्फ या एक किस्म समझा जाता था। सवाल नंबर 6, उर्दू में इब्तिदा में तमसीली इंशाइये भी लिखे गए जिन्हें डेश कहा गया। पैरोडी, सवाने, रमसिया या फिर कहानी। तो उर्दू में इब्तिदा में जो तमसीली इंशाइये लिखे गए उन्हें रमसिया कहा गया। सवाल 7, तमसीली इंशाइये की मिसाल मुल्ला वजी के ज़रिए लिखा गया डेश है। डेश इंशाइया है, तो कौन सा इंशाइया लिखा गया था इनके ज़रिए? सब रस, सब रंग, सब शे या फिर सब रू। तो आंसर होगा सब रस। सवाल 8, तमसीली इंशाइये की मिसाल मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मारूफ तसनीफ़ डेश है। यानी कि तमसीली इंशाइये की मिसाल मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मारूफ यानी कि मशहूर तसनीफ़ का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है आज़ाद ख़याली, आज़ाद रंग, निरंगे ख़याल या ख़याल हुसैन। तो आंसर होगा निरंगे ख़याल। सवाल नंबर 9, अब्दुल हलीम शरर, हुस्न निज़ामी, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, बिदरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी, नियाज़ फ़तेहपुरी, सैयद आबिद हुसैन, मोहम्मद मुजीब, कन्हैया लाल कपूर, ये सभी मुसन्निफ़ उर्दू के किस नसरी तहरीर के मशहूर मुसन्निफ़ हैं? तो ये सभी कौन हैं? सभी ये मशहूर इंशाइया निगारों के नाम हैं, याद रहेगा।
امپورٹنٹ کوشچن ہے، یاد کر لینا کہ کسی بھی دو انشائیہ نگاروں کے نام کو جو کہ اردو میں مشہور ہیں انہیں ٹک کرو۔ اس طرح سے بھی یہ سوال آ سکتا ہے۔ تو آنسر کیا ہوگا اس کا؟ چوتھا والا ٹک کر دیں گے۔ سوال نمبر 10، سر سید احمد خاں کی پیدائش کب ہوئی؟ 1816 میں، 1814 میں، 1819 میں یا پھر 1817 میں؟ تو سر سید احمد خاں کی پیدائش 1817 میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال، سر سید احمد خاں کا انتقال کب ہوا؟ 1896، 1898، 1895 یا 1894؟ تو سر سید احمد خاں کا انتقال 1898 میں ہوا تھا۔ سوال 11، سر سید احمد خاں کہاں پیدا ہوئے؟ دلی، لکھنؤ، بنارس یا پھر مدھیہ پردیش؟ تو سر سید احمد خاں دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، سر سید احمد خاں کیسے گھرانے میں پیدا ہوئے؟ آسودہ حال اور علم دوست خاندان میں، پٹھان خاندان میں، علم دوست اور سید خاندان میں یا پھر زمیندار خاندان میں؟ تو آنسر ہوگا سر سید احمد خاں آسودہ حال اور علم دوست خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، سر سید احمد خاں کے بزرگ کس دور میں ہندوستان آئے تھے؟ انگریزوں کے دور میں، مغلوں کے دور میں، جنگ آزادی کے بعد یا پھر راجپوتوں کے دور میں؟ تو سر سید احمد خاں کے بزرگ ہندوستان میں مغلوں کے دور میں آئے تھے۔ اگلا سوال ہے، سر سید احمد خاں کے بزرگ کس عہدوں پر فائز ہوئے تھے؟ مغل سلطنت میں اعلیٰ عہدوں پر ہوئے تھے، انگریزی دور میں اعلیٰ افسر بنے تھے، بڑے وزیر بنے تھے یا پھر سپاہی بنے تھے؟ تو سر سید احمد خاں کے بزرگ مغل سلطنت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ اگلا سوال ہے، سر سید کے نانا اپنے زمانے کے ڈیش تھے؟ عالم، مولانا، پیر یا پھر انشائیہ نگار؟ تو سر سید کے نانا اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے۔ اگلا سوال، سر سید کی ابتدائی تعلیم کہاں پر ہوئی تھی؟ مشن ہائی اسکول میں، گھر پر، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں یا چاندنی محل اسکول میں؟ تو سر سید کی ابتدائی تعلیم ان کے گھر پر ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، سر سید کی تربیت میں کس کا اہم رول رہا تھا؟ ماں کا، نانا کا، والد کا یا پھر استاد کا؟ تو سر سید کی تربیت میں ان کی ماں کا سب سے اہم رول تھا۔ اگلا سوال ہے، سر سید کے والد کا انتقال کب ہوا؟ 1836 میں، 1838 میں، 1835 میں یا پھر 1839 میں؟ تو سر سید کے والد کا انتقال 1838 میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، والد کے انتقال کے بعد سر سید نے 21 سال کی عمر میں کہاں ملازمت کی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی میں، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں، چاندنی محل اسکول دہلی میں، مغل بادشاہ کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے؟ تو والد کے انتقال کے بعد سر سید نے 21 سال کی عمر میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں جاب کی تھی۔ اگلا سوال ہے، سر سید ایسٹ انڈیا کمپنی میں سرشتہ داری سے ترقی کر کے ڈیش عہدے تک پہنچے؟ صدر امین، مدیر، ڈائریکٹر یا وائس چانسلر؟ تو آنسر ہوگا صدر امین۔ اگلا سوال ہے، سر سید کی اس کتاب کا نام کیا ہے جس میں انہوں نے دہلی کے تاریخی عمارتوں اور نامور لوگوں کے حالات چھان بیننے کے بعد لکھے؟ آثار السنادید، تاریخ سرکشی، اسباب بغاوت ہند یا قومی آواز؟ تو سر سید احمد خاں کی وہ کتاب جس میں انہوں نے دلی کے تاریخی عمارتوں اور نامور لوگوں کے حالات چھان بین کے بعد لکھے تھے، اس کا نام ہے آثار السنادید۔ اگلا سوال ہے، جب 1857 میں انگریزوں کے خلاف بغاوت ہوئی تو سر سید نے بغاوت کی وجہ اپنی کتاب میں کس بات کو بتایا؟ سوال سمجھ میں آیا کہ جب 1857 میں انگریزوں کے خلاف بغاوت ہوئی تھی تو بغاوت ہونے کی وجہ سر سید احمد خاں نے اپنی کتاب میں کس بات کو بیان کیا تھا؟ غلط پالیسی کو، انگریزوں کے ظلم و ستم کو، انگریزوں کا ہندوستان پر قبضہ ہونے کو یا پھر ہندوستانی عوام کا بیدار ہونا؟ تو انہوں نے اپنی کتاب میں غلط پالیسی کو، انگریزوں کے خلاف بغاوت کی وجہ بتایا تھا۔ کس کو؟ غلط پالیسی کو۔
अगला सवाल है 1857 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की वजह से सर सैयद ने अपनी किस किताब में बयान की है? उस किताब का नाम बताना है। तारीख़ सरकशी, बिजनौर और असबाब बगावत हिंद, असारुल सनादीद और कौमी आवाज़, असबाब बगावत हिंद और कौमी आवाज़, तारीख़ सरकशी, बिजनौर और असारुल सनादीद। तो उस किताब का नाम क्या है जिसमें उन्होंने 1857 के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की वजह को बयान किया था? तो तारीख़ सरकशी, बिजनौर और असबाब बगावत हिंद इस किताब का नाम है। अगला सवाल है 1862 में सर सैयद ने कहाँ क़याम किया था, यानी कि कहाँ जाकर रहने लगे थे? तो गाज़ीपुर में जाकर रहने लगे थे। अगला सवाल है 1862 में जब सर सैयद गाज़ीपुर में थे तो उन्होंने कौन सी अंजुमन यानी कि कौन सी सोसाइटी बनाई? साइंटिफिक सोसाइटी, हेल्थ सोसाइटी, प्रेस सोसाइटी या जदीद अंग्रेज़ी अंजुमन? तो आंसर होगा साइंटिफिक सोसाइटी। अगला सवाल है साइंटिफिक सोसाइटी बनाने का मकसद क्या था? साइंसी उलूम को हिंदुस्तानियों में बढ़ावा देना यानी कि फ़रोग़ देना, साइंसी उलूम को वसी करना, साइंसी उलूम को सिखाना या साइंसी उलूम के उस्ताद इकट्ठे करना? तो साइंटिफिक सोसाइटी बनाने का मकसद था साइंसी उलूम को हिंदुस्तान में फ़रोग़ देना। अगला सवाल है साइंटिफिक सोसाइटी में किस ज़बान में किताबों का तर्जुमा किया गया था? उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी या फिर फ़ारसी? तो साइंटिफिक सोसाइटी में अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया गया था। साइंटिफिक सोसाइटी ने किस नाम से अखबार जारी किया था? कौमी आवाज़, साइंटिफिक गज़ट, साइंटिफिक साइट या साइंटिफिक सर्कल? तो साइंटिफिक सोसाइटी ने साइंटिफिक गज़ट के नाम से अखबार जारी किया था। अगला सवाल है 1869 में सर सैयद एक साल के लिए कहाँ गए थे? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लिस्तान या फिर अमेरिका? तो 1869 में सर सैयद एक साल के लिए इंग्लिस्तान गए थे। अगला सवाल है सर सैयद ने इंग्लिस्तान से वापस आकर कौन सा रिसाला निकालना शुरू किया था? कौमी आवाज़, तहज़ीबुल अखलाक, जदीद आवाज़ या फिर रोशनी? तो सर सैयद ने इंग्लिस्तान से वापस आकर तहज़ीबुल अखलाक नाम का रिसाला निकालना शुरू किया था। अगला सवाल है तहज़ीबुल अखलाक रिसाला सर सैयद ने किस तरस पर निकाला था? अंग्रेज़ी के इल्मी और समाजी रिसालों की तरस पर, फ़ारसी के इल्मी और समाजी रिसालों की तरस पर, अंग्रेज़ी के समाजी हालात की तरस पर या हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद के माहौल को बयान में रखकर? तो तहज़ीबुल अखलाक रिसाला सर सैयद ने अंग्रेज़ी के इल्मी और समाजी रिसालों की तरस पर निकालना जारी किया था। अगला सवाल है 1875 में सर सैयद ने कहाँ स्कूल खोला था? दिल्ली, अलीगढ़, पंजाब या हरियाणा? तो 1875 में सर सैयद ने अलीगढ़ में स्कूल खोला था। अगला सवाल है 1875 में सर सैयद ने जो स्कूल खोला था वो 1878 में उसका क्या नाम रखा गया था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एंग्लो अरबिक स्कूल या फिर चांदनी महल? तो 1875 में सर सैयद ने जो स्कूल खोला था बाद में उसका 1878 में नाम चेंज कर मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रख दिया गया था। अगला सवाल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब हिंदुस्तान का तालीमी इदारा बना? 1924, 1920, 1910 या फिर 1911 में? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में हिंदुस्तान का तालीमी इदारा बना था। अगला सवाल है मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को 1920 में किस तालीमी इदारे में तब्दील कर दिया गया था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, मेरठ यूनिवर्सिटी में, चांदनी महल स्कूल में या फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में? तो मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को 1920 में चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया था। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ां को मुल्की और तालीमी खिदमत पर कौन सा खिताब मिला था? तो सर सैयद को मुल्की और तालीमी खिदमत की वजह से सर का खिताब मिला था। अगला सवाल है सर सैयद ने कौन सी तालीमी किताबें तसनीफ़ की थी?
ज़क़ीम इल्मी, तारीख़ी और सवानही, समाजी और तारीख़ी, फ़ारसी और साइंसी उलूम की या साइंसी और तारीख़ी। तो सर सैयद ने ज़क़ीम इल्मी, तारीख़ी और सवानही किताबें शाया की थी। अगला सवाल, सर सैयद के मज़ामीन उर्दू में किसकी बुनियाद पढ़े? जदीद उर्दू नस्र की बुनियाद पढ़े, यानी कि इनके ज़रिए लिखे गए आर्टिकल्स उर्दू में कौन से सिन्फ की बुनियाद पढ़े, यानी कि जदीद नस्र की बुनियाद पढ़े, जदीद उर्दू की बुनियाद पढ़े, जदीद समाजी उलूम की बुनियाद पढ़े या फिर जदीद साइंसी उलूम की बुनियाद पढ़े। तो सर सैयद के जो मज़ामीन थे उर्दू में जदीद उर्दू नस्र की बुनियाद पढ़े थे। अगला सवाल है, सर सैयद का विसाल कितनी उम्र में हुआ था? विसाल यानी कि इंतकाल 90, 50, 60 या फिर 70। तो सर सैयद का विसाल 90 बरस की उम्र में हुआ था। अगला सवाल, सर सैयद को कहाँ दफन किया गया था? मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बैरूनी हिस्से में, दिल्ली गेट कब्रिस्तान में, यूपी में मुस्लिम कब्रिस्तान में या फिर इंग्लिस्तान में। तो सर सैयद को मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बैरूनी हिस्से में दफन किया गया था। अगला सवाल है, गुज़रा हुआ ज़माना मज़मून के मुसन्निफ़ का नाम बताना है। तो सर सैयद अहमद ख़ान के ज़रिए लिखा गया ये चैप्टर है। अगला सवाल है, गुज़रा हुआ ज़माना मज़मून नस्र की कौन सी किस्म है? समझ में आया कि नस्र का कौन सा प्रकार है? मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये चैप्टर एक इंशाइया है, तो आप इंशाइया पर टिक कर देंगे। अगला सवाल है, गुज़रा हुआ ज़माना सबक में किसका वाक़या बयान किया गया है? बूढ़े शख्स का, बूढ़े चापरासी का, बूढ़ी औरत का या फिर नौकर का। तो गुज़रा हुआ ज़माना सबक में बूढ़े शख्स का किस्सा बयान किया गया है। अगला सवाल, बूढ़ा शख्स उम्र के कौन से दौर में था? आखिरी, बीच, बुढ़ापे के शुरू में या कोई भी नहीं। तो बूढ़ा शख्स उम्र के आखिरी दौर में था। अगला सवाल है, बूढ़ा शख्स इस मज़मून में एक डिश देखता है, ख्वाब, चोर, बारिश और बिजली की आवाज़ सुनता है या फिर बच्चा देखता है। तो बूढ़ा शख्स इस मज़मून में एक ख्वाब देखता है। अगला सवाल है, ख्वाब में बूढ़ा अपने आप को घर में कैसी हालत में देखता है? किसी बच्चे के साथ देखता है, अकेला देखता है, अंधेरे जहाज़ में देखता है अपने आप को या फिर पहाड़ पर देखता है। तो ख्वाब में बूढ़ा अपने आप को घर में अकेला देखता है। अगला सवाल है, ख्वाब में बूढ़े शख्स डरावनी और अंधेरी रात में किसकी आवाज़ सुनाई देती है बूढ़े शख्स को? बिजली और आंधी की आवाज़, चीखने चिल्लाने की आवाज़, रोने की आवाज़ या झींगर की आवाज़। तो ख्वाब में बूढ़े शख्स को बिजली और आंधी की आवाज़ सुनाई देती है। अगला सवाल है, ख्वाब में बूढ़ा किस हालत में था? गम, खुशी, डर या फिर उदासी। तो ख्वाब में बूढ़ा गम की हालत में था। अगला सवाल, बूढ़ा शख्स किस वजह से गम में था? क्योंकि वो अकेला था, क्योंकि वो बीमार था, क्योंकि उसको गुज़रा हुआ ज़माना याद आ रहा था, क्योंकि उसने अपनी जवानी बेकार के कामों में सर्फ की थी। तो बूढ़ा शख्स इस वजह से गम में था क्योंकि उसको अपना गुज़रा हुआ ज़माना याद आ रहा था। अगला सवाल है, बूढ़ा शख्स गुज़रे हुए ज़माने को याद करके क्यों पछता रहा था? क्योंकि उसने अपना कीमती वक्त ज़ाया किया था, क्योंकि उसने जवानी में सोकर वक्त गुजारा था, क्योंकि उसने जवानी में काम से जी चुराया था, क्योंकि उसने दूसरों के साथ मिलकर काम ना किया था। तो बूढ़ा शख्स गुज़रे हुए ज़माने को याद करके इसलिए पछता रहा था क्योंकि उसने अपना कीमती वक्त ज़ाया किया था। अगला सवाल है, लड़कपन के बाद बूढ़े के सामने कौन सा ज़माना आता है? जवानी का, आराम का, काम का या फिर सोने का। तो लड़कपन के बाद बूढ़े के सामने जवानी का ज़माना आता है। जवानी में बूढ़ा कैसा था? सुडौल जिस्म और खुश भरी ज़िंदगी थी, बीमार और पैसे वाला था, लड़ने झगड़ने वाला था या आराम का आदी था। तो जवानी में बूढ़ा सडोल जिस्म वाला और खुश भरी ज़िंदगी बिता रहा था। अगला सवाल है,
जवानी में बूढ़े को अच्छी बातें कौन बताता था? दोस्त, भाई, बहन या फिर माँ बाप? तो जवानी में बूढ़े को अच्छी बातें माँ बाप बताते थे। जवानी में बूढ़ा किन बातों की तरफ तवज्जो नहीं देता था? नेकी और पैसे कमाने वाली बातों पर, नेकी और अच्छाई की बातों पर, मेहनत करने वाली बातों पर या पढ़ाई से मुतालिक बातों पर? तो जवानी में बूढ़ा नेकी और अच्छाई की बातों पर कोई तवज्जो नहीं देता था। अगला सवाल है, जवानी में बूढ़े ने क्या सोचकर अच्छे कामों की तरफ तवज्जो नहीं दी थी? कि अभी ज़िंदगी बहुत बाकी है, बाद में करूँगा, अच्छे काम से कोई फ़ायदा नहीं है, कल करूँगा। तो जवानी में बूढ़े ने ये सोचकर अच्छे कामों की तरफ तवज्जो नहीं दी थी कि अभी ज़िंदगी बहुत बाकी है। अगला सवाल है, वक्त इसी तरह गुजरता गया और वो ऐसे काम ना कर सका जो इंसानों की भलाई और अच्छाई के लिए होते। उसने जो कुछ किया अपने लिए किया। ये किस सबक से माखूज़ है, यानी कि ये पैरा? तो आंसर होगा गुजरा हुआ ज़माना। अगला सवाल है, बूढ़े ने जवानी में सारा वक्त क्या कहकर ज़ाया किया था? कल करूँगा, बाद में करूँगा, अभी वक्त है, थोड़े दिन बाद करूँगा। तो बूढ़े ने जवानी में सारा वक्त ये कहकर ज़ाया किया था कि अभी वक्त है। अगला सवाल है, ये बूढ़ा घबरा कर अपनी जगह से उठता है, खिड़की खोलकर बाहर देखता है तो उसे नज़र आता है कि आसमान साफ है, तारे निकल रहे हैं और अंधेरा कुछ कम हो गया है। ये इक़्तिबास किस सबक से माखूज़ है? तो आंसर होगा गुजरा हुआ ज़माना। अगला सवाल है, आसमान के बीच रोशनी से कौन बाहर निकलता है? दुल्हन, चिड़िया, फरिश्ता या फिर तितली? तो आसमान के बीच रोशनी से एक दुल्हन बाहर निकलती है। बूढ़े ने जब दुल्हन से पूछा कि तुम कौन हो, तो दुल्हन ने क्या जवाब दिया? हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी हूँ, हमेशा साथ चलने वाली परछाई हूँ, हमेशा साथ रहने वाली दोस्त हूँ, हमेशा रास्ता दिखाने वाली परी हूँ। तो बूढ़े ने जब दुल्हन से पूछा कि तुम कौन हो, तो दुल्हन ने कहा कि मैं हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी हूँ। अगला सवाल है, बूढ़े ने दुल्हन से क्या सवाल किया? तुम्हें किस तरह हासिल किया जा सकता है? तुम्हें कैसे पकड़ा जा सकता है? तुम्हारे साथ कैसे चला जा सकता है? तुम्हें कैसे रोका जा सकता है? तो बूढ़े ने दुल्हन से ये सवाल किया था कि तुम्हें किस तरह हासिल किया जा सकता है। अगला सवाल, इंसान को इंसान की भलाई और मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए दिलो जान से कोशिश करनी चाहिए। ये बात किसने कही थी? बूढ़े ने, दुल्हन ने, बच्चे ने या फिर परी ने? तो ये बात दुल्हन ने कही थी। अगला सवाल है, बूढ़े ने जब गुजरा हुआ ज़माना याद किया तो उसने गुजरे हुए ज़माने में कौन से काम नहीं किए थे? तो उसने गुजरे हुए ज़माने में इंसानों और मुल्क व कौम की भलाई के लिए कोई भी काम नहीं किया था। अगला सवाल है, थोड़ी देर बाद उस बूढ़े को होश आया तो उससे रोने और बेकरारी का सबब पूछा गया। किसने पूछा? माँ ने, बाप ने, दोस्त ने या फिर परी ने? तो माँ ने पूछा था, क्योंकि असल में ये एक बच्चा था जो ख्वाब में अपने आप को बूढ़ा देख रहा था। अगला सवाल है, वो बूढ़ा दरअसल एक देश था जो कि ख्वाब देख रहा था, एक बच्चा था, एक लड़का था। अगला सवाल, लड़के ने ख्वाब के बारे में सब बातें किसको बताई? तो उसने अपनी सभी बातें अपनी माँ को बताई। अगला सवाल है, माँ ने लड़के को किस जैसा काम करने को कहा? तो माँ ने लड़के को दुल्हन जैसा दुल्हन ने काम किया था वैसा काम करने को कहा, यानी कि नेकी का काम। अगला सवाल, लड़का पलंग से कूदा और खुशी से क्या बोला था? कि आज मेरी ज़िंदगी का पहला दिन है। अगला सवाल है, ख्वाब देखने के बाद लड़के ने खुदा से क्या दुआ मांगी थी? खुदा मेरी मदद कर, आमीन। याद रहेगा कि ख्वाब देखने के बाद लड़के ने खुदा से क्या दुआ मांगी थी? कि खुदा मेरी मदद कर, आमीन। अगला सवाल है, बरस की आखिरी रात को कौन घर में अकेला बैठा था? तो बरस की आखिरी रात में बूढ़ा घर में अकेला बैठा था, जो कि एक लड़का ख्वाब में अपने आप को बूढ़ा देख रहा था। अगला सवाल है, लड़कपन में बूढ़े को क्या अच्छा लगता था? अशरफी के बदले रेवड़ी और मिठाई लड़कपन में बूढ़े को अच्छी लगती थी।
اگلا سوال ہے مکتب یاد آتے ہی بوڑھا غمگین ہو کر کیا کہتا تھا؟ میرے پیارے دوست کہاں ہے؟ میرے ساتھی کہاں چلے گئے؟ وہ پیارا وقت کہاں چلا گیا؟ ہائے ہائے وقت گزرے ہوئے زمانے، میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا۔ تو مکتب یاد آتے ہی بوڑھا کہتا تھا ہائے ہائے وقت گزرے ہوئے زمانے، میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا۔ اگلا سوال ہے جوانی میں بوڑھے شخص نے کیا کام نہیں کیے تھے؟ تو خدا پرستی اور ماں باپ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلا تھا۔ اگلا سوال ہے بوڑھے کی زندگی اور رات ایک جیسی کیوں تھی؟ کیونکہ اس نے نیک کام نہیں کیے تھے، اس وجہ سے بوڑھے کی زندگی اور رات ایک جیسی تھی۔ تاکہ ویڈیو لینتھی نہ ہو، میں ایک دم سے 4 آپشن نہیں پڑھ رہی ہوں، ڈائریکٹ ہی آنسر بتا رہی ہوں۔ لاسٹ کی کوشچن ہے یہ، بوڑھے کو کون یاد آتے تھے؟ ماں باپ، بھائی بہن، ماں باپ، بھائی بہن اور دوست۔ تو بوڑھے کو ماں باپ، بھائی بہن اور دوست یاد آتے تھے۔ بوڑھے کو دیکھ کر بھائی بہن کی کیا حالت تھی؟ بوڑھے کو دیکھ کر بھائی بہن خاموش اور غمگین تھے۔ اگلا سوال ہے گلی ہڈیوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جو لوگ مر گئے ہیں۔ اگلا سوال ہے ادھیڑ پن میں بوڑھے کو کیا یاد آتا تھا؟ نیکی یاد آئی تھی ادھیڑ پن میں بوڑھے کو، جو کہ اس نے اپنی جوانی میں نہیں کی تھی۔ بوڑھے کے دل کی بے قراری کیوں نہیں جاتی تھی؟ کیونکہ اس نے سب کام صرف اپنے فائدے کے لیے کیے تھے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اسی چیز کو یاد کر بوڑھے کے دل کی بے قراری نہیں جاتی تھی۔ اگلا سوال ہے دنیا میں کون سی چیز آخر تک چلی آتی ہے؟ تو انسان آخر تک رہے گا اور اس کی نیکی نسلوں تک چلتی آئے گی، یعنی کہ نیکی انسان کے ذریعے کی گئی۔ دل فریب دلہن سے مل کر بوڑھا مایوس کیوں ہو گیا تھا؟ کیونکہ اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، اس وجہ سے بوڑھا مایوس ہو گیا تھا۔ بوڑھے نے 55 سال کی عمر تک کون سے کام نہیں کیے تھے؟ تو بوڑھے نے 55 سال کی عمر تک انسان اور قوم کی بھلائی کے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو اس چیپٹر کی 100% سبھی MCQs کی تیاری کروا دی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے سے سمجھ میں آئی ہو تو پلیز چینل سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔